इससे पहला जो चैप्टर चला था आपका, या टॉपिक जो चला था, यानी कि चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन में सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। और सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा है कि नहीं है, विच इज आर्क अपॉन रेडियस एस अपॉन आर, उसके बारे में पढ़ाया है मैंने आपको। इसके बाद चला था एंगुलर वेलोसिटी, जिसको दिखाते हैं हम लोग ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल टू था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बिल्कुल थीटा अपॉन टी, या इसकी वैल्यू आई थी 2 पाई एन या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जहाँ पे एन जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है और कैपिटल टी बराबर टाइम पीरियड। ये भी शायद मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है। फिर आया था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी, ध्यान है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई थी मैंने, जो मैंने कहा था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि ध्यान से देखना है, वो था आपका कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, आवर्ती एवं आवर्तकाल के बीच संबंध। ये क्वेश्चन 3 नंबर का अकेले बनता है और बहुत बनता है, तो इसको जरूर देख लेना आप लोग, है ना। यानी कि जो रिलेशन आया था वो आया था आपका लास्ट में, फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इतना क्लियर था? तो अब आगे चलें। अगला टॉपिक आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछता है बार बार, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो पूछेगा आपसे रिलेशन बिटवीन एन एंड टी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, वेयर v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच संबंध। ठीक है जी, करें स्टार्ट। आप लोग जानते हो रेखीय वेग कौन सा वेग होगा? जिस वेग या मैं कहूँगा जिस स्पीड से कोई पार्टिकल इस पर गति कर रहा होगा आपका, है कि नहीं है, उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी। लीनियर का मतलब लाइन के अलोंग, ठीक है जी। जबकि जिससे एंगल घूम रहा होगा कोण, वो हो जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो करें स्टार्ट। लिखिए, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एस अपॉन आर। लिखो, यानी कि एंगल, या क्या बोलूँगा इसे हिंदी में मैं कहूँगा कोणीय विस्थापन, इज इक्वल टू आर्क यानी कि चाप बटे रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्लियर? थोड़ा सा ये क्लियर है। इसके बाद लिखिए अगला, डिवाइड बोथ साइड बाई टाइम स्मॉल टी, डिवाइड बोथ साइड बाई टाइम स्मॉल टी, वी गेट यानी कि दोनों तरफ स्मॉल टी से भाग देने पर थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, एस अपॉन टी लिख रहा हूँ और 1 अपॉन आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। ये एस अपॉन आर है, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एस इंटू 1 अपॉन आर, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, या एस डॉट 1 अपॉन आर ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यही किया है आपका, ठीक है। देखिए, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि थीटा अपॉन टी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है ओमेगा के बराबर, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर, और ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी की ओर। तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी लीनियर वेलोसिटी, और थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। पुट बोथ वैल्यूज, वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इंटू 1 अपॉन आर, वी अपॉन आर, ये इधर जाएगा, हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है ये आप कर भी लेंगे, आसान है। लिखिए, ये पूछता आपसे है 3 नंबर पे आएगा, फिगर जरूर बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 नंबर है, फिगर नहीं बनाओगे तो शायद नंबर कट जाए आपके, है ना। कर लोगे? तो लीनियर वेलोसिटी बराबर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। आगे बढ़ो, अगला एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है इसमें, अगला लिखिए टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि ए एंड अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, जबकि ए इज इक्वल टू रेखीय त्वरण या लीनियर एक्सेलरेशन। तो करें, ठीक है। लिखिए,
वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम लोग त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी आएगी आपकी। और अभी अभी हमने निकाला है कि बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इस मान को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टू आर माइनस ओमेगा वन आर अपॉन टी। चूँकि इस सर्किल के लिए आर का मान क्या होता है, हमेशा सेम होता है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सेम होती है, तो आर सेम रहेगा। थोड़ा सा मैं इसमें आर को बाहर निकालने जा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, आर को कॉमन कर लो, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी। लिखिए, यही बचा। और ये देखिए ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन मतलब चेंज इन टेक्निकल, या चेंज इन क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिकॉज यहीं पे लिख दूँ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी इज इक्वल टू एल्फा, इस मान को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू आर एंड दिस इज ऑल्सो योर, है ना। ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी बराबर अल्फा है ना, तो मैंने यहाँ मान रख दिया। तो यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रेडियस आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि एंगुलर वाले में रेडियस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। दोनों ही केस में वेलोसिटी में आर से मल्टीप्लाई है और इसमें भी आर से मल्टीप्लाई है। देख लीजिए एक बार, क्लियर। इसमें पहला वाला ज़्यादा पूछता है आपसे, वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट है, मिटा दूँ, चलो। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिगर दोबारा बनेगा, थोड़ा सा अलग फिगर है इसका। पहले छोटा फिगर बनाइए, पहले छोटा फिगर, लिखो उसमें टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। लिखिए, ठीक है। लिखो द फोर्स विच एक्ट्स along the radius towards the center, which acts along the radius comma towards the center, along the radius towards the center, to keep a body in circular motion, is called centripetal force। फिर से बोल दूं एक बार, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, यानी कि ऐसा बल जो कि त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है, ऐसा बल जो कि त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है एवं किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक होता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो इसमें दो चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यानी कि एक तो है आपका अलोंग रेडियस, ठीक है, और दूसरा टुवर्ड्स सेंटर। लिखो, ई है सेंटर। दो चीज़ का ध्यान रखना है बस इसमें, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर। तो चलिए समझाते हैं आगे, है ना। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो ध्यान रखना है त्रिज्या है, देखिए ये भी त्रिज्या, क्योंकि रेडियस तो सभी जगह होगी आपकी, तो हमेशा अंदर की ओर लगेगा और रेडियस के अलोंग लगेगा, यानी कि रेडियस पे लगेगा, दिख रहा है रेडियस के अलोंग, और अंदर की ओर जो लगेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना है, तुमसे बोलेगा क्या चाहिए, तो आप लोग बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, क्यों
क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। अगर नहीं होता तो पृथ्वी घूम नहीं पाती। इसी प्रकार से जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। एक पत्थर लेके धागा बांधो और घुमाना शुरू करो, तो जब हम एक डोरी को क्या करते हैं, घुमा रहे होते हैं, तो वहाँ पर लेट ये ऐसा, ये पत्थर को बांध रखा है और ऐसे करके हाथ है घुमा रहा है कोई आदमी, मतलब ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है। तो ऐसे में जो टेंशन होगा, समझ में आ रहा है, टेंशन का तनाव जो आ जाता है रस्सी में, रस्सी क्या होती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है, खिंच जाती है आपकी, तो टेंशन फोर्स कन्वर्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लियर है? तो बस दो चीज़ ध्यान रखनी है, बस अंदर की ओर रहेगा हमेशा, समझो। आगे बढ़ूँ, अब इसका एक्सप्रेशन जो कि थोड़ा टफ भी है और लंबा भी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाने जा रहा हूँ, आप भी बड़ा बनाइएगा। लेट दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, एंगल थीटा, और यहाँ से यहाँ तक चला है लेट ये एस। ऐसे अंदर से बनाते हैं ताकि ये एस है, यहाँ से ये तो हम बार बार बना रहे हैं इस फिगर को। अब समझो इसमें एक चीज़, समझने वाली चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। माना कि जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो घूम रहा है इसका वो है, मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आपका इस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान रखना है स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन स्पीड सेम होने के बावजूद भी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वह क्या है, एक सदिश क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन की भी वैल्यू होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू होगा दिस इंटू वी कैप, एंड वी कैप इज डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ये ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है, वेलोसिटी ये चल रही है वेलोसिटी ऐसे, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर टेंजेंट खींचो एक, यहाँ वेलोसिटी जस्ट v है। और अगर मैं b की बात करूँ, इससे टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, कहीं और है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इस कारण से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होने के बावजूद भी कभी भी वेलोसिटी सेम नहीं होती है। समझ में आ रहा है? चाहे स्पीड सेम भी हो जाए, क्योंकि दिशा क्या है, हर तरफ अलग अलग है। यहाँ पे दिशा निकालनी होगी तो टेंजेंट खींचूंगा मैं, और डायरेक्शन निकलती है, अगर हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उस पॉइंट पे क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। क्लियर? तो वेलोसिटी को सेम नहीं माना जाएगा, इसी कारण यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, इसी कारण यहाँ पे आया है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सब कुछ जीरो हो जाते हैं आपके अगर सेम हो जाता तो। समझो इस चीज़ को, ये की फैक्टर याद रखना है कि वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में सेम नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, अब समझो। अब मैं देखो क्या करने में एक थोड़ा सा कर रहा हूँ ज्योमेट्री यहाँ पे। अगर मैं इसे पीछे की ओर बढ़ाऊँ ऐसे करके, ये देखो ये मैंने मिला दिया, तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। समझो क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये आर है, ये दोनों आर है, इसका टेंजेंट ये है। आपने अगर थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ध्यान रखना, किसी भी सर्किल में कोई टेंजेंट में अगर इस पॉइंट में खींच रहा हूँ तो टेंजेंट और रेडियस यानी कि त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहाँ पे खींचूंगा इस पॉइंट पे मैं, यहाँ पे खींची तो इनके बीच हमेशा क्या एंगल रहेगा, 90। ये 10th में क्या है आपकी, एक थ्योरम है आपकी, है ना, ये क्लियर? अब देखो यहाँ पे आओ, इसके 90 पे ये है और इसके 90 पे ये है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि 90 डिग्री से क्या, वो दोनों सरक के आगे चले गए। ये 90 डिग्री सरक गया आगे और ये भी 90 डिग्री आगे क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मान को हम अलग मान रहे हैं, इसलिए अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे करके, लेट मैंने मिला दिया, तो जो भी डिफरेंस को हम मान लेंगे देयर इज डेल्टा वी। क्योंकि डिफरेंस अलग है तो हम मानेंगे डिफरेंस है, तो मैंने डेल्टा वी डिफरेंस इनका मान लिया। ये ज्योमेट्री है, ध्यान रखना पड़ेगा। समझो, इसकी टेंजेंट ये, इसकी टेंजेंट ये, मैंने दोनों को मिलाया, थीटा एंगल निकाला, और क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो इन्हें अलग माना जाएगा, इसलिए अगर डिफरेंस निकालना होगा तो इनको मिला दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस। समझो, ठीक है। लेट ये पॉइंट, लेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ओ डैश है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी।
मैंने ऐसे मान लिया, ए बी सॉरी मैं ले चुका हूँ, तो मैं ए बी के अलावा मैं लूँगा इसे पी ले लो, इसे क्यू ले लो, ए बी तो ऑलरेडी आ रहा है ना। अब समझो, अब यहाँ पे मैं अलग से बना रहा हूँ इन दोनों को, कन्फ्यूज ना होना। एक हमारे पास इस समय दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैं लिख रहा हूँ आपका इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एक तो है ए ओ बी एंड एक दूसरा आपका बन रहा है पी ओ डैश क्यू। एक ट्राइंगल ये वाला और एक दिस, और मैं दोनों को अलग से बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। देखो ट्राइंगल क्या है आपका, पहला ऐसा कुछ बन रहा है ए बी और ये थीटा है, ये एस है और ये कितना है आर। ये पहला वाला दिखाई दे रहा है। अब मैं ऊपर वाले को अलग से बना रहा हूँ, मैं सीधा करके बना रहा हूँ उसको। दूसरा कुछ ऐसा है, ये डेल्टा वी है, ये थीटा है, ये भी वी है और ये भी वी है। चेक करो, मैंने इसको घुमा के ऐसे करके रख दिया, तो आपके पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये ज्योमेट्री है मैंने किया जो यहाँ पे, ये समझना होता है इसमें बस, ठीक है। एक वेलोसिटी के टर्म में है और एक रेडियस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी भी दो साइड में सामने की साइड बराबर है, आर या आर, और ये एंगल थीटा। दूसरे वाले में भी ये वी, ये भी वी, और एंगल कितना है थीटा। यानी कि जब भी दो ट्राइंगल में दो साइड्स और एक एंगल सेम हो जाता है तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज, या ऐसा लिख सकते हो आप, बिकॉज ट्राइंगल ए ओ बी एंड पी ओ क्यू आर सिमिलर, समरूप। समझो, ठीक है। अब तुम पहले इतना समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ये क्लियर है? मैंने ज्योमेट्री लगाई, ज्योमेट्री लगा के वी के टर्म में मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगल बनाया जो कि समरूप हो रहा है। समरूप का मतलब होता है साइज अलग हो सकता है, लेकिन वो उनके जो भुजा है, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, एंगल भी सेम, एंगल सेम, ये दोनों सेम, यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या होती है, सेम होती है। दो साइड्स और एक एंगल, समरूप त्रिभुज, ठीक। और सिमिलर ट्राइंगल की भी होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये एक और थ्योरम है कि इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स आर ऑलवेज सेम। तो मैं रखूं, तो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, यानी कि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। इसके देखो कौन कौन से, ये है एस अपॉन आर इज इक्वल टू, इसके सामने वाला है डेल्टा वी अपॉन वी। लिखो, जब चाहो एक लाइन लिख सकते हो उसमें, इसके बाद चित्र बनाने के बाद लिखना बिकॉज इन सिमिलर ट्राइंगल, लिख लो चाहे, बिकॉज इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, बिकॉज इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम। क्योंकि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने यहाँ रख दिया अनुपात, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ठीक है बेटा। मिटा दूँ इसे ऊपर, ये मिटा दूँ मैं, आप जगह कम है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो ये भी इधर चला जाएगा, तो मैं पहले इसे लिख रहा हूँ, मैं डेल्टा वी को एक तरफ लिख रहा हूँ, बाकी सब दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा हमारा एस इंटू वी अपॉन आर, जानबूझ के लिखा मैंने अभी। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक साइड, ये आ रहा है आपका, देखो वी एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, है ना। ये वी नीचे था, ये ऊपर चला गया, एक स्टेप ये हो गई, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने वी अपॉन आर को इधर कर दिया, एस को अलग निकाल दिया ज्योमेट्री के लिए, थोड़ी सी बनाने के लिए। ये सही है, समझ में आ गया। लिखो डिवाइड बोथ साइड बाई, डिवाइड बोथ साइड बाई द टाइम स्मॉल टी, डिवाइड बोथ साइड बाई टाइम स्मॉल टी वी गेट, दोनों तरफ समय टी से भाग देने पर, डिवाइड बोथ साइड बाई द टाइम स्मॉल टी वी गेट, और मैं भाग देने जा रहा हूँ, इसके अगली स्टेप में लिखना आप लोग अपॉन टी, दोनों तरफ भाग दे दिया मैंने स्मॉल टी से, है ना, अपॉन टी अपॉन टी। अब देखो डेल्टा वी अपॉन टी क्या है, वेग की परिवर्तन की दर, ये होती है एक्सेलरेशन के बराबर, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये आ जाएगा ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एस अपॉन टी, बिकॉज एस अपॉन टी इज इक्वल टू होता है वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी। तो यहाँ से आएगा वी डॉट वी अपॉन आर, और थोड़ा खोलेंगे तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, लिख लीजिए।
इसे मिटा देता हूँ, है ना। तो AC इज इक्वल टू v²/r, वेयर AC इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या हिंदी में कहूँगा अभिकेंद्रीय त्वरण। ये अभिकेंद्रीय त्वरण है, तो लिखो। और हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स सी से लिखा रहा हूँ बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं दोनों वैल्यू को अगर रख दूंगा तो मेरे पास आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एफ सी इज इक्वल टू फोर्स बराबर mv²/r। लिखिए, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों वैल्यू पुट की, एंड वी गेट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू mv²/r। ऐसे करना होता है, इसे एक बार देख लीजिए। एफ सी इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r। 5 नंबर का इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा करने का है। 3 तो चित्र ही हैं इसमें, पहला फिगर छोटा सा, दूसरा फिगर ये बड़ा वाला, और तीसरा तुम्हें अलग से भी दिखाओगे तो दिखा सकते हो। स्टार्ट। चल, तो आफ्टर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अगला फोर्स हम पढ़ेंगे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये अपकेंद्रीय बल है। वो अभिकेंद्रीय था, ये अपकेंद्रीय है। तो इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, द फोर्स विच एक्ट्स along the radius, the force which acts along the radius but away from center, along the radius but away from center, ठीक है, to keeps a body in circular motion is called centrifugal force, to keeps a body in circular motion। ये एग्जैक्ट पहले की तरह ही है ना, वही चीज़, बस ये क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर है। हिंदी में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, ऐसा बल जो कि त्रिज्या के अनुदिश किंतु बाहर की ओर लगता है, ठीक है, और किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन रखने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभिकेंद्रीय बल की रिएक्शन को अपकेंद्रीय बल कहा जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट अ रिएक्शन ऑफ, क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब समझो, चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, दोनों चीज ध्यान रखना, लगेंगे दोनों ही त्रिज्या के अनुदिश, एक अंदर की ओर लगेगा, एक बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी उतनी होगी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। हमने एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा है, न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें क्या कहता है, एवरी रिएक्शन इज, क्या होता है, एवरी रिएक्शन है जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उतना ही होगा, बट डायरेक्शन क्या है इसकी अलग। तो इसका मान भी mv²/r ही होता है। इसे एफ सी डैश कर लो बस, है ना, तो मान दोनों के बराबर होंगे, बट डायरेक्शन अलग होगी। इसमें एक चीज़ और कह सकता हूँ, इसे पसूडो फोर्स भी कहते हैं, PSUDO। स्पेलिंग चेक कर लेना इसके ना, पसूडो फोर्स। अब हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं। पसूडो फोर्स का मतलब होता है बेटा कि ऐसा फोर्स जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूव करने के कारण क्या होता है, फील होता है या आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपके। जैसे समझिए, माना कि आप एक बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं और एक सडनली टर्न आता है और बस क्या होती है, मोड़ पे मुड़ जाती है। तो देखिए, बस को मुड़ने के लिए चाहिए था अभिकेंद्रीय बल, तो बस तो अभिकेंद्रीय बल से मुड़ गई, लेकिन जो उसके अंदर बड़ी सवारियाँ वो सारी क्या होती हैं, बाहर की ओर चली जाती हैं। सबको धक्का लगता है बाहर की ओर। तो आपको धक्का क्यों लगा, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है ना, आप पे बल कोई नहीं लगा था अभी, लेकिन क्योंकि अचानक बस अंदर की ओर कट गई तो आप लोग का क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूव करने के कारण आपको क्या हुआ, बाहर की ओर बल लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा था, यानी जिस पे आप खड़े वो चेंज हो रहा था, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पसूडो फोर्स, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन तब भी ये फील होता है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। एग्जाम्पल और देखने हैं तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक डोरी, जो मैंने बताया आपको, पत्थर पे क्या किया हमने, एक रस्सी बांधी और घुमा रहे हैं हम। तो घुमाने के लिए क्या चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टेंशन से मिला। लेकिन अगर वो डोरी टूट गई तो पत्थर क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा। तो बाहर की ओर क्यों गया, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हट गया तो फूगल वाले फोर्स ने क्या किया, ऐसे बाहर की ओर धकेल दिया।
एक ग्राइंडिंग में भी आता है। कभी तुमने देखा होगा कि चाकू तेज़ करने की मशीन पुराने ज़माने में वो साइकिल वाले करते हैं तेज़, वो गोल गोल घुमाते हैं, चाकू रखते हैं। तो चाकू जब रखते हैं तो चिंगारी बाहर की ओर जाती है उसके हमेशा, तो चिंगारी बाहर की ओर जो जाती हुई दिखती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी और भी एप्लीकेशंस है, अभी देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया मोटा मोटा, आगे देखिए अभी। अब इसके हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन पूछता है इसकी आपकी। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले लिखो क्रीम सेपरेटर। देखिए सिंपल, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार आ रहा हूँ। हमें ये पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F = mv² होता है, ये तो हमको पता है। और क्योंकि V = होता है ω/r, तो मैं अगर मान यहाँ पे रख दूँ तो ये आ जाएगा F C' = mω²r। r² आया था, r से कट गया तो मैंने एक साथ लिख दिया। देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ω²r², एक r से एक r कट गया तो ये आ जाएगा mr⍵², है ना, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो, दोनों के दोनों मास पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो चीज़ भारी होगी उस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अभी ये इसी में जो आधारित है वो है क्रीम सेपरेटर। दूध से मक्खन निकालना आप लोगों ने देखा है, आपका सभी ने। क्या होता है, अगर हम किसी दूध को बहुत तेज़ तेज़ घुमाएंगे, मिक्सी में दूध को रखो और उसमें क्या मिक्सी में घुमा दो तो मक्खन क्या होता है, बीच में आ जाता है कुछ टाइम के बाद, यही तो होता है। अगर हम इसे घुमाना शुरू करेंगे तो बीच में क्या होता है, जो होता है बटर या मक्खन क्या होता है, बीच में आता है। इसे क्रीम भी कह सकते हैं, इसे क्रीम सेपरेटर बोला है मैंने। एक चीज़ आना, दूध में क्या होता है, जो आप मलाई से बोलते हो वो क्या होती है, ऊपर की ओर लगती है। ऊपर की ओर लगने का मतलब ये है कि डेंसिटी उसकी जो है या मास उसका जो है वो क्या है, दूध से कम है। ज़्यादा होता तो नीचे बैठती, कम है तो इसलिए ऊपर है। यानी कि हल्का कौन सा वाला है, क्रीम क्या है, दूध से हल्की है। इसलिए जब हम घुमाते हैं उसे तेज़ तेज़ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भारी कण बाहर की ओर चले आते हैं और हल्के कण अंदर की ओर आ जाते हैं। तो क्रीम हल्की है, बीच में आ जाएगी, और भारी दूध है तो वो किनारे किनारे चला जाता है। तो क्रीम सेपरेटर इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और देखो सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होती है उसे सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जो कि दो अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल्स को अलग अलग करने के काम में यूज़ की जाती है। माना कि मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक शहद है और पानी है, शहद को पानी में घोल दिया और तुम्हें अलग करना है माना से, तो वही है इसमें भी सेम। अगर आप तेज़ तेज़ घुमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि शहद भारी है, अब की बार उल्टा केस है, और पानी क्या है, हल्का है, तो अगर आप तेज़ तेज़ घुमाओगे तो शहद में क्या होगा, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो किनारों की ओर चिपक जाएगा, पानी क्या होगा, बीच में। तो दो अलग अलग डेंसिटी या मास के मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है मशीन सेंट्रीफ्यूज, डिपेंड्स अपॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और देखो ये पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, ड्राइंग मशीन, ड्राइंग मशीन सबके घर में वॉशिंग मशीन लगभग होपफुली होगी, है ना। तो वॉशिंग मशीन में देखना, एक तो घुमाने वाला होता है, एक सुखाने वाला भी होता है आपका। तो मैं सुखाने वाले की बात कर रहा हूँ, ये ड्राइंग मशीन की बात कर रहा हूँ। वो कुछ ऐसी बनी होती है, उसमें ऐसा वो होता है और छेद लगे होते हैं किनारों पे, देखा तुमने वॉशिंग मशीन में। यानी कि ये ड्राइंग मशीन है। ड्राइंग मशीन में कपड़े, गीले कपड़े डालो, वो तेज़ तेज़ घूमता है और क्या होता है, कुछ देर में कपड़े सूख के बाहर आते हैं। तो होता क्या आपका, जब ये बहुत तेज़ी से घूमेगा तो कपड़ों का जो पानी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, दीवारों की ओर जाना शुरू करता है। दीवारों पे होल्स बने, इन होल से पानी निकल जाता है और बाहर चला जाता है। समझ रहे हो, तेज़ घूमेगा, पानी बाहर की ओर जाएगा और इन होल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हें बहुत तेज़ घूमती है तो कुछ देर के बाद, यानी कि 5 से 10 मिनट के बाद ही कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत आ रही है कि नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछेगा तो एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा आपसे, समझ में आ रहा है ना। इसकी एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इसके। और एक कभी यार मान पूछता है आपका, द वैल्यू ऑफ या द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, या फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और वैल्यू इज mv² अपॉन r, या
अगर इसके टर्म में आएगा तो m ओमेगा स्क्वायर r। अगर 4 ऑप्शन देगा तो ऑप्शन आपको टिक करना आना चाहिए। कर लोगे? कभी कभी एग्जांपल आता है ड्राइंग मशीन इज क्या आ जाएगा, यूज्ड विद एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या विद द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये समझ गए? कोई दिक्कत? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्लियर? चलिए फिर बहुत है आज के लिए।